मेरी आज की स्टोरी एक ऐसे चर्च की जिसके अंदर काम करने वाले लोगों के साथ कुछ ऐसा हो रहा था कि स्टार्टिंग में लगा कि उनको ये सब कुछ प्रैंक है, ऐसा कुछ होना पॉसिबल ही नहीं है। और इससे बचने के लिए उन लोगों ने बहुत सारे इंतजाम करे, बहुत सारे तामझाम को बांधा, बट फिर भी जो होता आया था वो अभी भी कंटिन्यू था। इससे वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने अपने हर तरीके के जुगाड़ लगा लिए, लेकिन उनको समझ ही नहीं आया कि आखिर है क्या ये बीमारी। जिसके बाद एक ऐसी डिस्कवरी दुनिया ने देखी जिससे ना सिर्फ हर कोई शॉक्ड था, बल्कि वो सोच में पड़ गया कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। बट उससे पहले यार देखो, ठंड बहुत हो रही है यहाँ हरियाणा में। लगभग 5-6 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है अभी, तो इसलिए आज कैप डालनी ज़रूरी है। मैंने डाल ली। आप भी अगर ठंडे इलाके में रहते हैं तो टोपा पहन लें। और दूसरा देखो, नया साल शुरू हो चुका है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। वैसे ये है वेस्टर्न कल्चर का नया साल। हमारा जो नया साल है वो अप्रैल में शुरू होता है। 1 अप्रैल के दिन हम उसको नया साल बताते हैं या फिर मनाते हैं। बट जो भी है, दुनिया को फॉलो भी करना चाहिए, दुनिया के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो आप सब ने नए साल के ऊपर क्या क्या कुछ किया, मुझे पता है इसमें से बहुत सारे ऐसे बाऊजी होंगे जिन्होंने रात को बोतल की गर्दन को तोड़ा होगा। सो अगर तोड़ा है तो क्या हैंगओवर उतरा या नहीं, उसके बारे में भी ज़रूर जिक्र करें। और साथ ही साल की पहली वीडियो है, साल की पहली स्टोरी है, इसके ऊपर मुझे अच्छे खासे लाइक्स चाहिए आपके। 20,000 याद है ना आपको, 20,000 तो वो कर दो। न्यू ईयर गिफ्ट ये मुझे दे दो। और इसी साल मैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी इस चैनल के ऊपर करूँगा। आप में से बहुत सारे लोग ये बोलते रहते हैं कि वीडियोस में बहुत लेट डालता हूँ। देखो यार, वीडियो बनाने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में, वीडियो को लिखने में और उसको शूट करने में टाइम लगता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अब जब मैं वीडियो 5 दिनों के अंदर एक डालता हूँ, तो हो सकता है आने वाले टाइम में 3 दिनों में एक कर दूँ। पॉसिबल है, ज़रूर मैं इस चीज़ के लिए कोशिश करूँगा। खैर, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दे, कमेंट्स में पिक में लिख दें। Let's dive in. इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें अमेरिका के टेनेसी के मेम्फिस शहर के अंदर जाना पड़ेगा। और टाइम था फरवरी 1982 की एक सुबह, जब 43 साल का सैम ड्रेश नाम का आदमी यहीं पर बने हुए एक बड़े सारे चर्च के अंदर अपने एक ऑफिस के अंदर बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में अपनी टेबल के पास खड़ा था। और उसकी नजर अपनी टेबल के ऊपर ही थी और उस टेबल पर एक बड़ा सारा बाउल रखा था, लेकिन वो बाउल बिल्कुल खाली। और इस खाली बाउल की वजह से ही वो बहुत ज्यादा परेशान था। असल में सैम इस चर्च के अंदर बने हुए एक स्कूल का प्रिंसिपल था। ये चर्च बहुत ज्यादा बड़ा, इसके अंदर बहुत सारी जिम्स वगैरह, हॉस्टल, बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा सारा प्लेग्राउंड, बहुत ही बड़ी बड़ी किचन्स, मेस वगैरह, और साथ में ऑब्वियसली एक बड़ा सारा चर्च भी। बहुत बड़े इलाके के अंदर ये चर्च फैला हुआ था। और इसी चर्च के अंदर बने हुए स्कूल के अंदर सैम प्रिंसिपल था। अब क्योंकि प्रिंसिपल का काम ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव का होता है, उसको अपने जो ऑफिशियल काम होते हैं वो देखने थे। सो यहाँ सैम का भी काम ज्यादातर टाइम अपने टेबल के ऊपर बैठकर कंप्यूटर पर काम करना था। और काम करते करते सैम को भूख बहुत ज्यादा लगती, और इसी भूख से निपटने के लिए सैम हमेशा अपनी टेबल के ऊपर एक बड़ा सारा बाउल रखते हैं और इसके अंदर अलग अलग टाइप के नट्स वगैरह, काजू बादाम, अखरोट, मूंगफली वगैरह वो छील कर उसके अंदर हमेशा वो भरकर रखते। और जब भी वो काम करते तो बीच में भूख लगते वो उनको खा लेते। लेकिन आज जब फरवरी 1982 में उस सुबह वो अपने ऑफिस के अंदर आए, तो उनका ध्यान उस टेबल के ऊपर रखे उसी बाउल की तरफ गया जिसको पिछली रात वो भर कर गए थे, लेकिन अब वो खाली था। और सैम को बहुत अच्छे से पता था कि उसके अलावा उसके ऑफिस में कोई और आ नहीं सकता। तो ये बाउल खाली हुआ तो हुआ कैसे, उसको अच्छे से याद है कि वो रात को भर के गया है, लेकिन सुबह जब आया तो ये बाउल खाली। इस बात को भी सैम ने इग्नोर कर दिया कि चलो कोई होगा जो आया होगा पीछे से। बहुत सारे लोग रहते हैं स्कूल के अंदर, बहुत सारे लोग आसपास भी रहते हैं इस चर्च के अंदर, तो कोई आया होगा जिसको भूख लगी होगी, वो ले गया होगा यहाँ से नट्स निकाल के। कोई बात नहीं, मैं किचन से जाकर दूसरे नट्स ले आता हूँ। सो सैम अपने साथ अपना वो कटोरा हाथ में उठाकर सीधा अपने उसी किचन में गया। और किचन में पहले से ही किचन का शेफ सुबह का नाश्ता बनाने के लिए बहुत सारी सब्जियां कट कर रहा था। सैम को देखकर शेफ ने सामने से नमस्ते करी और सैम उसकी नमस्ते का रिप्लाई करते हुए सीधा आगे की तरफ गया जहां उसके हमेशा वो नट्स पड़े रहते थे। सो उस अलमीरा के पास जाकर उसने वो दरवाजा खोला, लेकिन अगेन सैम बहुत ज्यादा हैरान, क्योंकि जहां उसको हमेशा वो कंटेनर मिलता था जिसके अंदर बहुत सारे नट्स भरे रहते थे, ना सिर्फ उसके वो नट्स गायब थे बल्कि वो पूरा का पूरा कंटेनर गायब था। सैम ने हड़बड़ाहट में आसपास की और अलमीराओं को, जितने भी वहां पड़े थे वो बॉक्सेस, उन सभी को खोल कर देखना शुरू कर दिया, लेकिन किसी के अंदर भी उसका वो कंटेनर नहीं। और ना सिर्फ वो कंटेनर गायब था, बल्कि इसके अलावा भी और जो पैकेट्स वगैरह थे, चिप्स वगैरह थे, वो पैकेट्स भी आसपास की सभी कबर्ड के अंदर ही रखे रहते थे। लेकिन आज ये सारी कबर्ड खाली, ऐसा कैसे पॉसिबल था? सैम को लगा कि कोई आया था जिसने सारा सामान चोरी कर लिया। सो सैम तुरंत घूमा, वो जो कुक वहां पर अपने वो सब्जियां काट रहा था,
उसके पास गया और उसने कुक को बताया कि रात को मैं अपने ऑफिस से गया था, तब तक यहाँ स्कूल के अंदर कुछ भी खास ओकेजन नहीं था, कोई भी पार्टी वगैरह नहीं थी, तो क्या रात को कोई पार्टी वार्टी हुई है क्या, जिस वजह से सारा खाना यहाँ से खत्म हो चुका है, मेरे ऑफिस के अंदर रखे हुए बाउल से भी नट्स गायब हैं, इतनी भूख किसको लगी थी। बट कुक ने मना कर दिया कि सर मुझे तो नहीं पता, यहाँ कोई पार्टी वार्टी भी नहीं हुई, अगर पार्टी होती तो खाना लोग मुझसे ही बनवाते, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नॉलेज नहीं है। बट इसके बाद उस कुक ने कुछ ऐसा कहा जो सैम को भी बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा। जी हाँ, उस कुक ने प्रिंसिपल की तरफ देखा और कहा कि फाइनली किसी ने तो इस चीज़ को नोटिस किया, क्योंकि पिछले 1 महीने से यहाँ से बहुत सारा खाना गायब हो रहा है और मैंने ये बात आसपास के जितने भी लोग थे जो उसके साथ काम करते हैं उन सभी के साथ डिस्कस करी, लेकिन सभी ने मुझे ही पागल बता दिया। फाइनली आज आपका खाना गायब हुआ है तो आपको रियलाइज हुआ है कि यहाँ से खाना गायब हो रहा है, और मैं तो इस चीज़ से इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैंने तो मजबूरन खाने को चोरी होने से बचाने के लिए फ्रिज के बाहर ना सिर्फ लॉक लगाया बल्कि उस फ्रिज को चारों तरफ से चैन से भी बांध दिया और उस चैन को भी लॉक किया। रात को डेली जाने से पहले मैं फ्रिज को लॉक करके जाता हूं इसी तरीके से, लेकिन फिर भी खाना गायब हो जाता है अपने आप। कोई है जो फ्रिज को बिना खोले ही उसके अंदर से खाना निकाल लेता है। और बहुत ही रिसेंट का इंसिडेंट, कल रात को मैं जाते जाते बचा हुआ बहुत सारा खाना फ्रिज के अंदर रख कर गया था और उसको बाहर चैन से भी लॉक किया था पूरे अच्छे तरीके से, लेकिन आज सुबह जब मैं आया चैन बिल्कुल ओके थी, लॉक लगा हुआ था, कुछ भी टूटा फूटा नहीं हुआ, लेकिन अंदर से वो बचा हुआ सारा खाना गायब था। अब जैसे ये बात प्रिंसिपल ने सुनी, उसको समझ नहीं आया कि ऐसे पॉसिबल कैसे हो सकता है, इतना सारा खाना गायब हो रहा है, मेरे स्नैक्स गायब हो गए। बच्चे जरूर आते होंगे यहाँ पर रात के टाइम पर, उनको भूख लगती होगी और वो यहाँ से निकाल कर लेकर जाते होंगे, लेकिन आज तक किसी भी बच्चे ने इतनी हिम्मत नहीं करी थी कि वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर उसके नट्स को चुरा कर ले आए। उस कुक ने बताया कि मैंने तो आज भी सुबह सुबह जब मेरा एक खाना मुझे गायब मिला तब मैंने चर्च के एडमिन्स को जाकर ये बताया था कि खाना गायब हो रहा है और बहुत दिनों से गायब हो रहा है। मैं तो उनको डेली रिपोर्ट करता हूँ इसके बारे में, लेकिन आज भी एडमिन्स ने यही कहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, हमारी तो समझ से बाहर है, हो गए कोई शरारती बच्चे। अब ये जब बात सैम ने सुनी तो सैम को बहुत अजीब सा लगा। अब 2 चीज़ें उसके सामने थी, पहला तो ये कि उसको अपने ऑफिस का काम करना है और वो भी बिना स्नैक्स के, और दूसरा उसके स्कूल के कोई बच्चे हैं जो बार बार उसके ऑफिस में आते हैं या फिर किचन में आते हैं और बहुत सारा खाना चुरा कर लेकर जा रहे हैं और वो बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। सैम को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी इस गंदे बिहेवियर की कि बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो चोरी सीख चुके हैं, यहाँ तक कि उनके हाथ में चाबी तक लग चुकी है किचन के साथ साथ उसके ऑफिस की भी, और वहां से वो खाना चुरा कर लेकर जा रहे हैं। कितनी गलत बात है। खैर सैम ने कुक को कहा कि चलो जाने दो जो भी है, अभी मुझे तो मेरे काम पर जाना है, और दूसरा एक काम करो, तुम सभी दरवाजों के और साथ में फ्रिज का जो लॉक तुम यूज करते हो इन सभी को बदलवा लो, और साथ ही मैं चर्च के एडमिन से खुद बात करूंगा इसके बारे में। इसके बाद कुछ दिन बीत गए, लॉक्स भी नहीं लगाए जा चुके थे और अब खाना जितना पहले चोरी हो रहा था अब इतना नहीं हुआ। अब 3 मार्च 1982 का दिन आ चुका था। अब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। जितने भी लोगों को ये पता था कि चोरियां हो रही हैं उनको लगा कि जो भी प्रैंक कर रहे थे बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं, या फिर उनके हाथ अब लॉक की चाबी नहीं है और वो ये आगे काम नहीं करने वाले। जो भी हुआ पास्ट था वो, उसको भूल जाओ। बट 3 मार्च 1982 की सुबह सुबह जब सैम अपने ऑफिस में आए और अपने ऑफिस का रूटीन काम करने के बाद वहां से बाहर निकलकर एक स्कूल के राउंड पर जा रहे थे, तब वो सेम उसी किचन के आगे से पास होने लगे। लेकिन पास होते होते उनकी नजर किचन के अंदर काम कर रहे उस कुक पर गई और उस कुक ने भी अपनी मुंडी उठाकर सामने सैम को देखा और कहा कि प्लीज सर एक बार आप अंदर आइए। सैम अंदर की तरफ गया और वो कुक सैम को लेकर सीधा फ्रिज के पास गया। सैम समझ चुका था कि ये क्या कहने वाला है, ऑब्वियसली यहाँ कुछ कांड हुआ होगा। तब उस कुक ने वो फ्रिज खोली और सामने एक खाली सी जगह दिखाई और कहा कि जनाब मैं रात को जाने से पहले यहाँ 10-12 सोडे की बोतल्स रख के गया था, लेकिन अब वो सोडा की बोतल्स यहाँ से गायब हैं। समस्या तो है ही, देखो खाना तो अभी भी चोरी हो रहा है। बट सैम ने कहा कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है हम उसको रोक नहीं सकते और हमारे बस की बात भी नहीं है, हमने तो सब कुछ करके देख लिया। लेकिन इस पॉइंट पर उस कुक ने कहा कि रुको रुको रुको, ये सब कुछ काम मैं पहले का नहीं बता रहा, मैं अब का बता रहा हूँ। ये मैंने फ्रिज के लॉक्स बदलवा दिए हैं, जो चैन के ऊपर लॉक लगाता हूँ मैंने वो भी बदलवा दिया है, और तब ये कांड हो रहा है। उस कुक ने कहा कि मेरे अलावा सिर्फ 2 मेरे हेल्पर हैं जो मेरे साथ किचन के अंदर काम करते हैं, और साथ में चर्च के एडमिन, सिर्फ उन्हीं को पता है कि मैं इसकी चाबियां कहां पर रखता हूं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। इनफैक्ट उस कुक ने बताया कि मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं, क्योंकि ना सिर्फ यहां से चीजें चोरी हो रही हैं बल्कि अब तो ये जो भी लोग हैं जो ये कर रहे हैं
वो मेरे पर्सनल सामान के साथ भी छेड़खानी कर रहे हैं। मतलब कि जब भी वो शेफ अपनी ड्यूटी खत्म करके अपना एप्रन उतार कर, अपनी जो शेफ कैप होती है उसको उतार कर, अपने जूते चेंज करके सारा सामान एक स्पॉट पर रख कर जाता है, लेकिन जब वो सुबह आता है तो उसकी सारी चीज़ें इधर उधर होती हैं। शूज़ कहीं और पड़े होंगे, एप्रन वहाँ टंगा नहीं होगा, कहीं और कोने में पड़ा होगा, और उसके जो शेफ कैप है वो वहाँ अपनी जगह पर नहीं होगी। मतलब कि किसी को क्या ही मिल जाएगा। खाने पीने से तो समझ में आता है कि वो चोरी कर कर लेकर जाएंगे, खाएंगे, लेकिन उसकी चीज़ों के साथ छेड़खानी करने का मतलब क्या है? और ये सारी चीज़ें साफ पॉइंट कर रही थी कि यहाँ कोई चीज़ है जो इन सब चीज़ों को आपस में मैस करने की कोशिश कर रही है। अगेन सैम ने यही कहा कि कोई बात नहीं, मैं ये सारी चीज़ें एडमिन्स के साथ डिस्कस करूंगा, चर्च के जो मेन पार्टीज हैं उनको बताऊंगा, वो देखते हैं फिर डिस्कस करके क्या निर्णय लेंगे, क्या फिर वो दोबारा से लॉक्स चेंज करवाएंगे या फिर वो कोई पुलिस वगैरह में रिपोर्ट करेंगे, जो भी है देख लेंगे मौके पर क्या होगा। ये बोलकर सैम वापस अपने स्कूल का राउंड लेते हुए अपने ऑफिस में जाकर अपना काम खत्म करके वापस घर जा चुका था। और अगले दिन सुबह सुबह सैम वापस अपने ऑफिस में आया, लेकिन जैसे उसने दरवाजा खोला और अपने ऑफिस के अंदर गया तब उसका ऑफिस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, थोड़ा सा बदला बदला सा लग रहा था। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि चीजें इधर उधर थी, नहीं, सभी चीजें अपनी जगह पर थी। टेबल उसकी अपनी जगह पर थी, कुर्सी उसकी अपनी जगह पर थी, और एज एक्सपेक्टेड वो बाउल आज भी खाली था। बट इसी टेबल पर, इसी बाउल के जस्ट साइड में एक पेपर टॉवल, जो टिश्यू पेपर सा होता है, मोटा सारा, वो बड़ा सारा होता है, वो टिश्यू पेपर बड़ा सारा पड़ा हुआ था। और ये टिश्यू पेपर सैम का नहीं था। जैसे ही सैम उधर भाग कर गया, उस पेपर टॉवल को उठाकर देखने लगा कि ये पेपर टॉवल उसका नहीं है, तो यहाँ कौन रख कर गया? हो सकता है जो भी यहाँ पर चोरी करने आया हो वही रख कर गया हो। लेकिन यहाँ सिर्फ वो पेपर टॉवल नहीं था, बल्कि उस पेपर टॉवल के पीछे जैसे उसने वो घुमा कर देखा तो बहुत ही अजीब सी, बहुत ही गंदी सी हैंडराइटिंग में उस पेपर टॉवल के ऊपर नॉट लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत जल्दबाजी में इसके ऊपर लिखने की कोशिश करी हो, या तो उससे जबरदस्ती लिखवाया गया हो जल्दबाजी में, या फिर उसको खुद जल्दी थी। बहुत ही जल्दबाजी में ये सब कुछ लिखा गया था। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि ये नोट स्पेशली सैम के नाम पर लिखा गया था, क्योंकि ये उसकी टेबल पर पड़ा था। वरना वो जो लोग हैं जो यहाँ पर घूमते हैं वो किचन में भी इस नोट को रख सकते थे, या फिर और कहीं पर किसी की भी नज़र में आ जाए, लेकिन ये सैम की टेबल पर पड़ा था ताकि वो सैम तक पहुंच पाए। सैम ने इस नोट को रीड करने की कोशिश करी, जिसके अंदर एक रीसेंट मर्डर के बारे में डिस्कस किया गया था। जी हाँ, अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले इस इलाके में मेम्फिस के 15 साल की एक लेस्ली गेटस नाम की लड़की का मर्डर हुआ था। सैम को बहुत अच्छे से याद था इस मर्डर के बारे में, क्योंकि कुछ महीनों पहले ये मर्डर बहुत ही बड़ी मीडिया सेंसेशन बना था, क्योंकि एक 15 साल की लड़की को आधी रात के टाइम पर उसके बेडरूम से किडनैप करके बाहर लाया गया था, और जिसने किडनैप किया था उसने उसकी हत्या तक कर दी। और ये खबर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फैली थी, और चर्च के अंदर भी लोग उस टाइम पर इस खबर के बारे में बात कर रहे थे। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे उनको इस मर्डर के बारे में पता था। तो जैसे ही ये नोट आगे सैम ने पढ़ा, उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये नोट लेस्ली गेटस के मर्डर के बारे में है। आप इस चर्च की एटिक, अब मैं आपको बता दूं, एटिक मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, वहाँ अमेरिका या फिर यूरोपियन देशों के अंदर घर झोपड़ी जैसे बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे फ्लैट होते हैं ना, वहाँ ऊपर झोपड़ी जैसे होते हैं। और झोपड़ी में जो नीचे वाला इलाका, ये तो छत हो गई किसी भी कमरे की, ये जो ऊपर खाली इलाका बचा है ना, ट्रायंगल, इसको बोलते हैं एटिक। तो यहाँ इस नोट के अंदर लिखा गया था कि चर्च की एटिक को चेक करिए, इस मर्डर केस से रिलेटेड आपकी सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी सीक्रेट्स हैं, वो बाहर आ जाएंगे। अब सैम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। वो मर्डर हुए कई महीने बीत चुके हैं और आज ये नोट उसके बारे में आया हुआ है मेरे पास, ये मुझे क्यों भेजा है? क्या ये कोई प्रैंक है? और अगर प्रैंक है तो ये कर कौन रहा है? ऑब्वियसली यहाँ अभी तक सभी को लग रहा था कि उसके स्कूल के बच्चे ये सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन एक मर्डर के बारे में अभी तक खाना वाना चुरा रहे थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन एक मर्डर केस के बारे में क्या वो बच्चे लेस्ली गेटस के मर्डर से कुछ ताल्लुकात रखते हैं? क्या वो रिस्पॉन्सिबल है इसमें? बट एट द सेम टाइम सैम को लग रहा था कि हो सकता है ये प्रैंक हो, लेकिन इंटरनल मन में उसको ये लग रहा था कि उसकी ड्यूटी है कि यहाँ एक मर्डर केस के बारे में डिस्कशन हो रही है इस नोट के अंदर, और ये उसकी ड्यूटी है और वो इसको पुलिस में रिपोर्ट करे। और क्या पता पुलिस वालों के हाथ कुछ लग जाए, क्या पता सच में इस चर्च की एटिक के अंदर ऐसा कोई सीक्रेट छुपा हो जो लेस्ली गेटस के मर्डर के बारे में उजागर हो जाए और उसका मर्डर सॉल्व हो जाए। वो आज तक अनसॉल्व था, उस टाइम तक अनसॉल्व था, बाद में नहीं रहा। तो उसने तुरंत पुलिस वालों को कॉल किया। दोपहर होते होते पुलिस वाले मौके पर पहुंच चुके थे। सैम उनको सीधा चर्च की एटिक की तरफ लेकर गया।
पुलिस वालों ने इस एटिक का कोना कोना छान मारा, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस वाले इनफैक्ट नीचे आए और इस पूरी बिल्डिंग को भी छान मारा, चर्च वाली स्पेशली, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब कुछ भी नहीं लगा तो पुलिस वाले कर भी क्या सकते हैं। पुलिस वालों ने तुरंत जो भी मेन स्टाफ था, सैम और साथ में वो कुक और साथ में चर्च के एडमिन्स, इन सबको बुलाया और पूछा कि बताओ क्या बीमारी चल रही है। तो उन सब ने बताया कि हमारे यहाँ से खाना गायब हो रहा है पिछले कुछ महीनों से, और बहुत ही अजीब था ये खाना गायब होना। हमने लॉक्स तक बदलवा ली लेकिन फिर भी खाना चोरी हो जाता है हमारा। इनफैक्ट कपड़ों के साथ छेड़छाड़ होती है, हमारे पर्सनल सामान के साथ होती है। और आज ये नोट मिला है सैम को, तभी इसलिए आपको फ़ोन किया गया है क्योंकि इसमें एक मर्डर केस तक डिस्कस किया गया है। हमें आज तक लग रहा था कि ये सब कुछ प्रैंक है, लेकिन अब क्योंकि इसमें मर्डर कुछ इन्वॉल्व हो चुका है, इसलिए हमने आपको बुलाया। पुलिस वालों ने कहा कि हमने आपके बुलाने पर सारा कुछ ये चेक कर लिया, छानबीन कर ली, हमने बिल्डिंग तक छान मारी, एटिक छान मारा, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है प्रैंक ही हो, कोई कर रहा हो आपके साथ कोई भद्दा प्रैंक, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ मिले या फिर आपके हाथ कुछ लगे तो आप प्लीज कभी भी हमें फोन कर सकते हैं, हम तुरंत आपके फोन पर आ जाएंगे। जिसके बाद सैम को अंदर से बहुत ही बुरा सा लग रहा था कि आखिर क्यों ये नोट उसकी ही टेबल के ऊपर छोड़ा गया, और क्यों जब पुलिस आई तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई ये प्रैंक भी कर रहा है तो वो उसी के साथ क्यों कर रहा है? सैम को अंदर से बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, इसलिए उसने इसको समझने की कोशिश करी कि आखिर यहाँ क्या कुछ हो सकता है। आने वाले कुछ हफ्तों में ना सिर्फ अब सैम बल्कि इस चर्च के एडमिन्स के साथ भी बहुत कुछ होने वाला था, क्योंकि बहुत सारा खाना अब एडमिन्स के जो कैबिन बने हुए थे उनके अंदर से चोरी हो रहा था। और ना सिर्फ खाना चोरी हो रहा था बल्कि उनके पास भी वो नोट्स पहुंच रहे थे, कभी उनके डेस्क में, कभी उनकी जेब के अंदर कोई रख कर जा रहा था। और सभी नोट्स के अंदर यही लेज़ली गेट्स के बारे में बात हो रही थी। और इनफैक्ट एडमिन्स ने मजबूर होकर सभी लॉक्स, पूरे चर्च के बिल्डिंग के हर एक दरवाजे के लॉक्स को बदलवा लिया, लेकिन फिर भी खाना अपने आप चोरी हो रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान था हर कोई। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा परेशान था वो शेफ़, क्योंकि उसको अपने खाने की जिम्मेदारी आगे देनी थी कि खाना वो क्यों नहीं बना पाया, खाना चोरी कैसे हो गया। इनफैक्ट उसका तो सामान, पर्सनल जो कपड़े थे उसके साथ छेड़खानियाँ हो रही थी। जब सबको ये नोट्स मिले तो सबने मिलकर यही सोचा कि ये कोई बहुत ही बड़ा प्रैंक कर रहा है हमारे साथ, इसको हमें ऐसे ही इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन सैम ने सबको कहा कि नहीं, रिमेंबर जब हमने पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाया था तो ये बंदा दोबारा हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि उसको डर रहता कि अगर अब की बार उसने हमारे साथ प्रैंक करने की कोशिश करी तो ये लोग दोबारा से पुलिस को बुला लेंगे और हो सकता है अब की बार वो पकड़ा जाए। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये प्रैंक है। लेकिन सभी ने सैम की बातों को इग्नोर कर दिया कि नहीं यार, हमें ऐसा कुछ नहीं लगता, हमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ना ही नहीं है। लेकिन सैम को अंदर से बहुत ज़्यादा क्रीपी फील हो रहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई चीज़ हमारे सामने हो और हम उसे ना देख पाएं। लोग वो अपने आप खुल जा रहे हैं, खाना अपने आप उठ जा रहा है, सामान इधर उधर हो रहा है। सैम इस बात से भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि वो लास्ट संडे को अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ इसी चर्च के अंदर आया था प्रेयर्स के लिए। बट इस चर्च में जो आगे टेबल्स लगी हुई थी और जो प्यूज लगे थे, जिस प्यूज के अंदर उसकी फैमिली बैठी थी, उसके आगे सभी की बाइबल रखी हुई थी। और जैसे ही सैम के बेटे ने अपनी बाइबल उठाई उसको पढ़ने के लिए, और जैसे उसने खोला तभी एक बड़ा सारा पेपर टॉवल उस बाइबल से निकलकर नीचे की तरफ गिरा, और तभी सैम का ध्यान उसकी तरफ गया। इससे पहले कि वो बच्चा उठाता उस पेपर टॉवल को, इतने में ही सैम ने आगे की तरफ झुककर उस पेपर टॉवल को उठा लिया और जस्ट अपने बेटे को कहा कि नहीं नहीं, तुम अपना बाइबल कंटिन्यू करो, अपनी प्रेयर्स कंटिन्यू करो। और तब सैम ने अपनी बाइबल के ऊपर उस टॉवल को रखकर उसके नोट को पढ़ा, जो कि लेज़ली गेट्स के बारे में ही था। और ये पढ़कर सैम इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ कि नहीं, अब बस बहुत हुआ, अब और ज़्यादा नहीं। पहले ये सब काम अडल्ट्स के साथ हो रहे थे, बड़े बड़े लोग थे जो इसको एक प्रैंक मान रहे थे, लेकिन अब ये काम बच्चों के साथ हो रहे हैं। जो भी बंदा है ये, जो भी ये सब कुछ कर रहा है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि मैं कहाँ बैठूंगा, मेरे बच्चे कहाँ बैठेंगे, और उसने मेरे बच्चे की ही बाइबल के अंदर ये रख दिया। एक बच्चे का मर्डर से क्या लेना देना, वो ये सब बातें उसको क्यों बताना चाह रहा है, और इससे बताने से फर्क क्या पड़ेगा। 17 मार्च 1982 का दिन आ चुका था और फाइनली सैम ने एक प्लान बनाया। उसने यहाँ चर्च के अंदर मेंटेनेंस क्रू को बुलाया और कहा कि मेरे पास एक प्लान है। सबसे पहले तो उनको वो सब कुछ बताया जो कुछ यहाँ हो रहा था, क्योंकि अभी तक भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था सैम को कि नहीं, ये जो हो रहा है सब कुछ बहुत ज़्यादा डार्क है, और मैं इस बात के लिए पक्का श्योर हूँ कि स्कूल के बच्चे सब काम नहीं कर रहे। इतने लंबे टाइम तक वो नहीं करते, 1 महीने से ऊपर हो चुका है मेरे साथ ये सब कुछ होते हुए, और अब तो बच्चों पर बात आ चुकी है, मेरे खुद के बच्चों के ऊपर, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। सो मेंटेनेंस क्रू वहां पर पहुंच चुका था और प्लान ये था कि सैम खुद उन मेंटेनेंस क्रू के साथ इस
चर्च के अंदर रात के टाइम पर रुकेगा, क्योंकि सैम को लग रहा था कि कोई बाहर से बंदा है जो यहाँ अंदर आता है और खाना वाना चुरा कर ये नोट्स लिखकर यहाँ से चला जाता है। इस बंदे को पकड़ना है रंगे हाथों, जो भी बाहर से यहाँ अंदर आएगा। रात के 10 बज चुके थे और सभी मेंटेनेंस क्रू के लोग अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे। सैम खुद भी अपनी पोजीशन ले चुका था। एक टेबल के पीछे हॉलवे के अंदर वो छुप चुका था ताकि जो भी कोई अंदर आए वो देख सके। अलग अलग मेंटेनेंस क्रू, किचन के ऊपर कोई नजर रख रहा था, हॉलवे के ऊपर कोई नजर रख रहा था, सैम के ऑफिस के ऊपर कोई नजर रख रहा था, चर्च की मेन बिल्डिंग के ऊपर कोई नजर रख रहा था। तो सभी ने अपनी अपनी पोजीशन ले रखी थी और सभी वेट कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता रहा, सब बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे क्योंकि यहाँ कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हुआ। किसी को भी यहाँ अंदर आते हुए नहीं देखा जा सकता था। इनमें से एक मेंटेनेंस क्रू ने अपने पास वाले मेंटेनेंस क्रू जो वहां पर खड़ा था, अलग से नजर रख रहा था, उससे कहा कि यार मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, इतने घंटों से हम यहाँ पर खड़े हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, पूरी रात अभी तक पड़ी है, इसलिए मैं एक चक्कर लगा कर आता हूँ अंदर का, क्या पता मुझे अंदर कुछ दिख जाए। सो मेंटेनेंस क्रू अपनी जगह छोड़कर साइड से निकला और हॉलवे से होते हुए, सैम के ऑफिस के सामने से होते हुए, चक्कर लगाते हुए आगे किचन को क्रॉस करते हुए आगे नर्सरी तक पहुंचा। इस किचन के 2 रूम छोड़कर आगे नर्सरी थी। बट तभी इन द स्नैप ऑफ ए मोमेंट उसको फील हुआ कि किचन में कुछ ऐसे लाइट उसने अभी अभी देखी है जहां से वो क्रॉस होकर आया था। सो वो तुरंत घूमा और आगे किचन की तरफ गया। किचन का दरवाजा उसने बहुत जोर से खोला, अंदर की तरफ गया और अंदर जो उसने देखा उसके ऊपर लिटरली उसको विश्वास नहीं हुआ और आने वाली जिंदगी वो उस चीज को कभी भूल नहीं सकता। जी हाँ, इसके बाद ही दुनिया को पता चला कि असल में लेज़ली गैटस जो कि 15 साल की लड़की थी जिसका मर्डर हो गया था, आखिर उसके साथ हुआ क्या था। इस बात में कोई शक नहीं कि कई महीनों पहले लेज़ली गैटस 15 साल की लड़की जो कि रात के टाइम पर अपने घर में सो रही थी, अचानक से 42 साल का ये अर्नेस्ट बेसलफील्ड नाम का बंदा इसके घर में घुसा और इसने हथियार के बल पर लेज़ली को पहले बंधक बनाया, उसके मुंह पर टेप लपेट कर उसको घर से बाहर निकाला, अपनी गाड़ी में बैठाया और बजाय कहीं और लेकर जाने के ये अर्नेस्ट सीधा इस लेज़ली गैटस को इस चर्च में लेकर आया और इस चर्च की एटिक में इसने लेज़ली गैटस को बंधक बनाया। जबकि बाहर ऐसी खबर सामने आई कि लेज़ली गैटस का मर्डर हो चुका है और इनफैक्ट न्यूज़ वाले ने तो इस बातों को कंफर्म भी कर दिया कि हाँ लेज़ली गैटस का मर्डर हो चुका है, लेकिन एक अनसॉल्व्ड मर्डर है, इसको सुलझाना पड़ेगा। पुलिस वाले चाँव चाँव करते हुए इसकी तहकीकात करेंगे, कुछ तो करेंगे, कहीं तो जाकर इसकी लाश को ढूंढ कर लेकर आएंगे। लेकिन कभी भी लेज़ली गैटस की लाश मिली ही नहीं, क्योंकि लेज़ली गैटस को मारा नहीं गया था, उसको सिर्फ बंधक बनाया गया था। और पूरे 119 दिनों तक इस अर्नेस्ट ने लेज़ली गैटस को बंधक बनाकर ऊपर इस चर्च की एटिक में रखा। और इन 119 दिनों में इस अर्नेस्ट ने 24 घंटे, लिटरली 24 घंटे बेचारे इस लेज़ली को चाकू की नोक पर डरा धमका कर रखा। इसको सिर्फ यही कहा कि जब मैं सोऊंगा तब तुम सोओगी और जब मैं उठूंगा उस टाइम पर तुमको उठना पड़ेगा, उसके अलावा ना तो तुम सो सकती, जो मैं खाऊंगा वही तुमको खाना पड़ेगा, जो मैं कहूंगा वही तुम्हें करना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब लेज़ली इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती। लेकिन इस अर्नेस्ट ने लेज़ली को यह कह रखा था कि मुझे सिर्फ तुम्हारे परिवार से फिरौती चाहिए और जैसे मुझे फिरौती मिल जाएगी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। बट 10 दिन बीते, 15 दिन बीते, 20 दिन बीते, इस टाइम तक आते आते तो लेज़ली गैटस को भी लगने लगा कि नहीं, अगर इसने फिरौती मांगनी होती तो इसके पास कोई प्लान होता, लेकिन अभी तक इसने कोई प्लान तक नहीं बनाया। बाहर लोगों ने खबर उड़ा दी है कि लेज़ली गैटस मर चुकी है, क्योंकि उसको नीचे लोगों की आवाज़ें सुनती रहती थी कि लोग नीचे क्या क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन इस अर्नेस्ट के पास कोई भी प्लान नहीं कि वो कैसे फिरौती मांगेगा। ऑब्वियसली इस टाइम पर आकर 15 साल की सोच कर देखी कितनी समझदारी वाली काम किया इसने। लेज़ली गैटस ने सिर्फ 15 साल की लड़की, इसको समझ आ चुका था कि अब तक इसके पास कोई प्लान नहीं है तो आगे क्या ही होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं इसके ऊपर बोझ बन जाऊंगी और ये मुझसे छुटकारा पाना चाहेगा और ये छुटकारा पाएगा मेरी जान लेकर। इसलिए इससे पहले कि ये मेरी जान ले, उससे पहले मुझे मेरे लिए कुछ प्लान बनाना पड़ेगा खुद को बचाने का। इसमें लेज़ली ने सबसे पहले अपना प्लान बनाया कि सबका ध्यान खींचा जाए, जो भी नीचे लोग काम करते हैं इनका ध्यान खींचा जाए। और ये खाना तो पहले दिन से ही चोरी कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पर बहुत थोड़ा थोड़ा सा चोरी कर रहे थे, इसलिए किसी का भी ध्यान नहीं गया, ये दोनों लोग खा सके सिर्फ इतना ही। और जैसे ही 20-22 दिन बीते तब इस लेज़ली गैटस ने प्लान बनाया कि क्यों ना मैं बहुत सारा खाना एक साथ ले आऊं। इसमें ना तो इस अर्नेस्ट को शक होएगा कि मैं खाना इतना सारा क्यों लेकर आई हूँ, लेकिन जो नीचे लोग हैं
उनके बीच में तो एक बात फैल जाएगी कि खाना गायब हो रहा है, कुछ तो बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है, चेक करो। इसलिए लेस्ली कैटस जब भी इस अर्नेस्ट के साथ नीचे उतरती एटिक से खाना वाना लेने के लिए, अर्नेस्ट तो बहुत थोड़ा सा खाना लेता, लेकिन ये लेस्ली कैटस अपने लिए कहकर कि मैं खाऊंगी ये बोल कर ये बहुत सारा खाना उठा लेती और ये दोनों सीधा ऊपर वापस एटिक में जाकर बैठ जाते। अगले दिन ये दोनों खाना पीना खाते रहते और नीचे की सुनते रहते कि आखिर क्या हो रहा है। लेस्ली समझ चुकी थी कि उसका प्लान काम कर रहा है। नीचे लोग बात करने लगे थे एक टाइम पर आकर, जब उसने बहुत सारा खाना उठाना शुरू किया कि नीचे खाना गायब हो रहा है। तब वो जो लॉक वगैरह बदले गए, चाबियां दूसरी लगाई गई। इस टाइम पर भी ये दोनों ऊपर से एटिक से देख रहे थे कि ये चाबियां जाते टाइम पर रखकर कहाँ जाते हैं। और इस टाइम पर इस लेस्ली ने प्लान बनाया कि अब वो और ज़्यादा खाना उठाएगी ताकि और ज़्यादा इन लोगों को लगे, इसके स्टाफ को, ये जो पूरा चर्च है इसके स्टाफ को लगे कि यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा अजीब है, कि लॉक बदलवाने के बाद भी यहाँ से चोरियां हो रही हैं। बट जब लेस्ली ने देखा कि सब लोग इसको एक प्रैंक बोल रहे हैं, उसकी इन कारनामों के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा, सब इसको बस मजाक बोल रहे हैं बच्चों का, तब इस लेस्ली कैटस ने बहुत ही कम लिमिटेड सा जब मौका मिलता, जब वो नीचे खाना लेने के लिए उतरते, तब लेस्ली ने पेन एक अपना चुरा रखा था पहले से ही, और वो पेन हमेशा अपने साथ रखती, और जो भी पेपर टॉवल आसपास उसे पड़ा हुआ मिलता, उस अर्नेस्ट की नज़रों से बचाकर बहुत जल्दबाजी में अपने बारे में लिख देती कि मैं लेस्ली कैटस, मेरा मर्डर हुआ था, आप प्लीज़ इसके बारे में देखिए, एटिक में आकर देखिए, कुछ तो करिए, कहीं तो कुछ देखिए, बस अपने बारे में लिख कर चली जाती। बट जो नोट्स वो लोगों को मिले, उन सभी लोगों ने इसको एक जोक समझा, मजाक समझा, प्रैंक समझा। लेकिन सैम ने इस सबको मजाक नहीं समझा। उसने पुलिस को बुलाया, पुलिस वाले मौके पर आए और फाइनली पुलिस वाले एटिक के अंदर भी गए। लेकिन ये दोनों ऊपर से अर्नेस्ट और लेस्ली देख रहे थे कि पुलिस वाले मौके पर आ चुके हैं, और अर्नेस्ट इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डर गया। उसने अपना सारा तामझाम समेटा और समेट कर, अब ये जो एटिक होता है, इस एटिक के अंदर एक चिमनी बनी होती है, और उस चिमनी के अंदर वो सारा तामझाम लेकर घुस गया, दीवारों से लिटरली सटकर ऊपर बैठ गया। उसके ऊपर बैठी थी बेचारी लेस्ली कैटस। और जब पुलिस वाले एटिक के अंदर आए तो उनको एटिक के अंदर कुछ भी मिला ही नहीं, क्योंकि ये पहले से ही ऊपर की तरफ छिप चुके थे। सोच कर देखिए आप, कुछ ही फीट दूर थे ये पुलिस वाले लेस्ली को ढूंढने से, लेकिन पुलिस वाले नाकामयाब रहे। उस टाइम पर पुलिस वालों ने छानबीन करी, नीचे आए, नीचे बिल्डिंग की छानबीन करी, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला, और उन्होंने भी इसको एक प्रैंक ही बताया। सबने हार माननी थी, लेकिन सैम ने नहीं। ऊपर से लेस्ली हार नहीं मान रही थी, नीचे से सैम नहीं मान रहा था। इसलिए फाइनली उसने 17 मार्च को मेंटेनेंस क्रू को अपनी मदद के लिए यहाँ पर रखा, और जब मेंटेनेंस क्रू यहाँ पर आया, नीचे वो फैल चुके थे, लेकिन ये बात ऊपर बैठे अर्नेस्ट और लेस्ली को नहीं पता थी। वो अपनी डेली रूटीन की तरह एटिक से नीचे उतरे खाना लेने के लिए, लेकिन जैसे वो मेंटेनेंस क्रू वाला बंदा किचन के आगे से होते हुए नर्सरी के पास पहुंचा, तब उसको फील हुआ कि उसने किचन में कुछ देखा है। वो तुरंत भागकर किचन का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा तो सामने लेस्ली कैटस खड़ी थी। उसके हाथ में बहुत सारा खाना था, और लेस्ली कैटस के पीछे अर्नेस्ट खड़ा था, उसके हाथ में चाकू था। सारा खाना छोड़कर लेस्ली कैटस भागते हुए सीधा इस मेंटेनेंस क्रू को आकर उसने पकड़ लिया और जोर जोर से बोलने लग गई कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे उम्मीद है तुम यहाँ से नहीं भाग कर जाओगे। और ऑब्वियसली ये सारा हो हल्ला सुनकर पीछे और भी जितने लोग थे वो सारे मौके पर पहुंच चुके थे, और ये भीड़ इकट्ठा होता देख किचन में पीछे के रास्ते से ये अर्नेस्ट खिड़की कूदकर वहां से भाग गया, लेकिन इवेंचुअली बाद में उसको पकड़ लिया गया। इस अर्नेस्ट को झपकर कोर्ट के अंदर पेश किया गया, जहां इसको जज ने किडनैपिंग के चार्जेस में पूरे 20 सालों की सजा सुनाई, क्योंकि इसने 119 दिनों तक बेचारी लेस्ली कैटस को किडनैप करके अपने पास रखा था। और दूसरा, लेस्ली कैटस जो कि बाहर जब आई तो वो एक हीरो की तरह थी, क्योंकि उसने अपने आप को बचाने के लिए वो सब कुछ किया, जो कि आम बच्चा 15 साल का एक बचपना ही होता है। 15 साल के बच्चे इतने स्मार्ट नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ लेस्ली ने बहुत ही स्मार्टली प्ले किया। उसने किसी को शक भी नहीं होने दिया और अपनी बातें भी नीचे तक पहुंचा दी। और बिग थैंक्स टू सैम, जिसने इस सब को बहुत ही लाइटली नहीं लिया और लोगों की तरह इसको प्रैंक नहीं माना, और वो इसके पीछे पड़ा रहा। खैर, अपने आने वाले फ्यूचर के अंदर लेस्ली कैटस मिसिंग और जो भी एक्सप्लॉइटेड चाइल्ड थे, जो भी टीनेज बच्चे थे, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल बनी। उसने अपना एक बोर्ड भी गठित किया, जिसके अंदर उसने ऐसे बच्चों को शामिल किया जो इस सबसे पीड़ित थे। उन सबकी मदद करना, उन सबकी हेल्प करना, उनको ज़िंदगी में वापस नॉर्मल करना, यही आने वाले टाइम में लेस्ली कैटस का एम बना। सो आप मुझे बताइए कि क्या आपको इस स्टोरी के अंदर अंदाज़ा था कि यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है? क्या आपने इसकी एंडिंग गेस करी थी? मेरे ख्याल से तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा ट्विस्ट आपको सिर्फ विकी दे सकता है और कोई नहीं। खैर, आप मुझे बताइए कि आपको इसके बारे में क्या कहना है, और अगेन आपको हैप्पी न्यू ईयर।
सो अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां आकर मुझसे अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं पर्सनली। वहां मुझे अगर आपकी स्टोरी पसंद आई तो मैं उनको कवर करूंगा, जरूर करूंगा। और दूसरा, जिन्होंने अभी तक दीपू चंद्र दास की वीडियो नहीं देखी है, वो पहले तो यहाँ जो चैनल में मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसको जाकर देख ले, और उसकी बैक स्टोरी की फुटेज मैंने पहले से ही इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में अपलोड कर दी है। लिंक अपलोड किया है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप 2 फुटेज है वो देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हॉरिबल है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सिद्धार्थ हुकील को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।